शासन। तो चलिए सुनते हैं। जोहिरी रावल नदी के पार के जंगल में रहता था। जब वो अपने कबीले का राजा बना तो प्रजा के पास पेट भर खाने को भी नहीं था। अधिकतर स्त्री और पुरुष प्रायः इधर उधर भूखे ही घूमते रहते थे। उस जंगल के खेतों में न तो पूरी मात्रा में अन्न ही उगता था और न ही फल मूल ही थे। राजा बनते ही जोहिरी ने सोचा, किसी के पास और कुछ चाहे हो ना हो, पर पेट भर भोजन तो सबको मिलना ही चाहिए। प्रजा का भरण पोषण करना राजा का काम है। जो राजा ऐसा नहीं करता उसके राज्य में लूट मार और दंगे फसाद होते रहते हैं। जोहिरी रावल ने अपने राज्य के परिश्रमी लोगों को इकट्ठा किया। सभी ने मिलजुल कर कई दिनों तक कठोर परिश्रम करके जंगल की बंजर जमीन साफ की, उसकी खूब खुदाई की और खाद पानी डालकर उसे उपजाऊ बनाया। इसके बाद मोठ, बाजरा, मकई आदि की फसल बो दी। जोहिरी ने खेती का काम केवल अपने साथी कर्मचारियों पर न छोड़ा। वह जानता था कि सभी अपने ढंग से अपनी इच्छा से काम करते हैं, पर हम यह चाहते हैं कि कोई काम वैसा ही हो जाए कि हम चाहते हैं, तो उसमें जुटना होगा। खेती की देखभाल, गुड़ाई और सिंचाई में औरों के साथ साथ जोहिरी खुद भी रात दिन लगा रहता था। जोहिरी को इस प्रकार जुटे रहते देखकर उसके सेवकों को भी प्रेरणा मिलती थी। वे तन मन से लगे रहते थे। परिश्रम का फल सदैव मीठा होता है। जो जितनी अच्छी प्रकार श्रम करता है, उसकी इच्छाएं भी उतनी ही अच्छी तरह से पूरी हुआ करती हैं। परिश्रम करने वालों की देवता भी सहायता करते हैं। इस वर्ष वर्षा भरपूर हुई। फिर क्या था, जोहिरी के सारे खेत कुछ ही दिनों में लहलहा उठे। अपने परिश्रम को यूं सफल होते देखकर जोहिरी और उसके साथी खुशी से फूले न समाये। जोहिरी के साथियों ने सोचा कि यह सब उनके राजा का ही प्रताप है। न वह खेती को इतना महत्व देता, न इतना अधिक परिश्रम करता और न हम सबको भी काम करने की प्रेरणा मिलती। सबने सोचा इस अवसर पर जोहिरी का अभिनंदन करना चाहिए। फसल काटकर सुरक्षित रखने के दूसरे ही दिन उसके सभी साथियों ने मिलकर एक उत्सव का आयोजन किया। सहभोज के इस अवसर पर जंगल के और दूसरे वर्गों को भी निमंत्रण दिया गया था। भील, कोल, किरात, शबर, नाग आदि सभी के नेता भी उपस्थित थे। जब उन्हें पता लगा कि जोहिरी ने वर्ष भर के लिए फसल उगाई है, तो उन्हें बड़ा अचंभा हुआ, क्योंकि अभी तक उस जंगल में कोई भी ऐसा परिश्रमी नेता नहीं आया था जिसने 2 महीने से अधिक के लिए अन्न उगवाया हो। बाकी 10 महीने वे इधर उधर फल फूल मिल जाते तो खा लेते, नहीं तो फिर भूखे ही सो जाते थे। शबर आदि सभी नेताओं ने जोहिरी की बहुत प्रशंसा की, उसे अनेक बधाइयां दी, राज्य की उन्नति के लिए शुभकामनाएं दी। सबसे अंत में शुभकामनाएं देने की बारी आई किरातों की, बुढ़ी रानी गुल्लू की। वो बड़ी बुद्धिमान थी, सारा जंगल उसकी सलाह लेता था। गुल्लू ने खड़े होकर जोहिरी को फूलों का हार पहनाया और बोली, भाई तुम्हारे खेत की बधाने ऊंची हो। इतना कहकर वह अपने स्थान पर वापस चली गई। औरों की भांति न उसने जोहिरी की प्रशंसा की थी और न ही ढेरों शुभकामनाएं दी थी। उसकी इस बात का अर्थ कोई भी न समझ पाया। सभी जंगली जातियां एक दूसरे का मुंह देख रही थी। जोहिरी के मंत्री ने उठकर पूछा, काकी, हम इसका अर्थ नहीं समझ पाए। सीधी सी बात है, गुल्लू काकी कहने लगी। खेत की बंधान ऊंची होगी तो उसमें पानी ऊंचा होगा, पानी ऊंचा होगा तो फसल भी ऊंची होगी, फसल ऊंची होगी तो सभी की खाने की चिंता दूर होगी, खाने की चिंता न रहेगी तो फिर सभी राज्य के विकास की और योजनाओं में लगेंगे, विकास के और कार्य किए जाएंगे तो फिर राज्य भी ऊंचा उठता जाएगा। गुल्लू काकी की ये आख्या सुनकर सभी बड़े खुश हुए। शबर सिंघल कहने लगा, देखो,
बात कहना भी एक कला है। थोड़े से शब्दों में बड़ी बात कहना बुद्धिमानी है, क्योंकि बहुत बोलने वाले की शक्ति तो नष्ट होती है, उसकी वाणी का प्रभाव भी